की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की। जो हमारी बुक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, इस बुक के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 3 नंबर और 5 मार्क्स के हो सकते हैं। ठीक है, सेक्शन सी और डी जो है हमारा जो पेपर में आता है, तो इसमें 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इस बुक के जो भी हैं इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और सारे क्वेश्चन आप याद करके जाना। और एक बात और, ये जो 2 बुक हैं हमारी, इसमें से मूल सिद्धांत वाली बुक के 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने पहले से बना दिए, तो आप उसकी वीडियो भी जरूर देख के जाना। आज हम बात करेंगे भारत लोक और अर्थव्यवस्था, इस बुक के सेक्शन सी एंड डी को कवर करेंगे, यानी 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और देखते हैं इनको। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है। यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट है। यहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाएगी, तो PDF दोनों ही बुक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी डाल दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति या आर्थिक स्तर के नज़रिए से हम देखें तो 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं। पहले में आते हैं मुख्य श्रमिक। मुख्य श्रमिक कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो वर्ष में यानी एक साल में कम से कम 183 दिन जो काम कर लेते हैं, तो ये मुख्य श्रमिक के कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर आते हैं सीमांत श्रमिक। सीमांत श्रमिक में कैसे लोग हैं? ऐसे व्यक्ति जो 183 यानी कि एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन तक काम करते हैं। ठीक है, इनके पास काम जो रहता है वो 183 दिन से कम का रहता है, तो ऐसे लोग आते हैं सीमांत श्रमिक में। तीसरे नंबर पे आते हैं अश्रमिक। अश्रमिक में कौन से लोग होते हैं? वो लोग जो बेरोजगार होते हैं, जिनके पास कार्य नहीं होता। अब यहाँ पे बेरोजगार भी 2 तरह के होते हैं। देखिए, बेरोजगार का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा रखता हो, ठीक है, जिसका मन है कार्य को करने का, उसके बाद भी अगर उसे काम नहीं मिलता, वो स्किल्ड है, उसके पास कौशल है, ठीक है, एजुकेट है, वो शिक्षा है, उसके पास काम करने की क्षमता है, उसे कार्य भी आता है और इच्छा शक्ति भी है। इतना सब होने के बाद अगर उसको काम नहीं मिलता तो वो बेरोजगार कहलाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई नौकरी नहीं है, काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरीके की बातें करता है और उसे काम मिल भी रहा है, लेकिन वो उस काम को ना करके फिर इस तरीके से कहता है, तो वो बेरोजगार नहीं होता। ठीक है, तो बेरोजगार का भी मतलब यहाँ पे अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है, कथन का विश्लेषण करना है। यानी जो हमारे यहाँ पे जनसंख्या का वितरण है वो असमान का मतलब है कहीं किसी राज्य में आपको ज़्यादा जनसंख्या दिख जाएगी, किसी में कम दिख जाएगी, किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो किसी क्षेत्र में बहुत कम जनसंख्या है। तो ये जो असमान रूप से वितरण है इसके बारे में बताना है। तो देखिए, भारत में जनसंख्या का वितरण जो है वो अत्यधिक असमान है, यानी कि बहुत ज़्यादा असमान है। जैसे भारत की लगभग 76% जो जनसंख्या है वो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात यहाँ पे रहती है। यानी हमारे देश की 76% जनसंख्या जो है वो यहाँ बसती है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। क्या स्पेशल हो सकता है? ठीक है, ये समझिए कि वो कौन से कारक हैं जो इन प्रभावित करते हैं जनसंख्या को, जो मैंने आपको लास्ट जो बुक थी उसमें भी बताया था, तो वही पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भौतिक कारक। भौतिक कारक में असमानताएं कौन सी है? जैसे देश में कृषि एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं के लिए अनुकूल भौतिक कारकों का वितरण अत्यधिक असमान है। जैसे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उपजाऊ मैदान और अनुकूल जलवायु बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण करती है। यानी कि यहाँ पे भौतिक कारक में देखें तो इन राज्यों में, इन स्टेट में जो भूमि है वो उपजाऊ है। उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ पे लोग बड़ी आबादी में रहते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है असमान औद्योगिक विकास। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास भी जनसंख्या संकेंद्रण का कारण है। यानी कि इन राज्यों में कृषि तो होती है, कृषि के कारण तो जनसंख्या निवास कर ही रही है, इसके अलावा यहाँ पे उद्योग भी है। तो उद्योग में क्या होता है? लोगों को रोजगार मिल जाता है, यानी कि काम मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए भी यहाँ की जनसंख्या जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके बाद है विभिन्नता। देश के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अवस्थितियां हैं जिसके कारण देश में जनसंख्या का वितरण जो है असमान है। ठीक है, तो ये विभिन्नता भी हो जाएगा एक पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति जो थी वो कब अपनाई गई थी और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये नीति जो है ये अपनाई गई थी 2003 में, और इसके उद्देश्य क्या थे कि जो हमारे देश में युवा हैं, ठीक है, जो हमारे किशोर हैं, जो अडल्ट हैं, इनका चहुमुखी विकास
पे बल देना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि जो हमारे किशोर हैं इनका विकास हो सके, फिर उनके गुणों को बेहतर मार्गदर्शन देना, ठीक है, उनको बेहतर मार्गदर्शन मिल सके ताकि देश में रचनात्मक विकास में वो अपना योगदान दें, ठीक है, और इनमें देशभक्ति की भावना पनपे और नागरिकता के गुणों का विकास हो, इसलिए ये नीति जो है अपनाई गई थी। समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख चुनौती क्या है, ठीक है। किशोर जो है इनके सामने प्रमुख चुनौतियां कौन सी है? सबसे पहले है निरक्षरता। होता क्या है कि ज़्यादातर जो किशोर वर्ग है, किशोर वर्ग में कौन से बच्चे आते हैं? जो 13 साल से लेकर 19 साल की एज वाले हों, ठीक है। तो जो किशोर वर्ग है, विशेषतर स्त्रियां जो है वो निरक्षर है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये है कि ये अपने परिवार के विकास में योगदान नहीं दे पाते हैं। फिर है सेकंड नंबर पे औसत दुरुपयोग, यानी कि जो ज़्यादातर किशोर हैं वो शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं बीच में। और औषध और मदिरा पान के कारण ये क्या करते हैं? ड्रग्स लेते हैं या शराब वगैरह पीने लग जाते हैं। इसके कारण ये रास्ता भटक जाते हैं और ऐसे लोग समाज के लिए अभिशाप बन जाते हैं और सामाजिक परिवेश जो होता है उसको भी बिगाड़ते हैं। विवाह की निम्न आयु, विवाह की निम्न आयु में क्या समस्या आती है कि जो मातृ मृत्यु दर है उसका कारण बनती है। अगर कम उम्र में ही विवाह हो जाएगा तो ऐसी समस्या ज़्यादा आती है, ये समस्या है। फिर क्या है? समुचित मार्गदर्शन का अभाव। देखो किशोर जो होते हैं इनको एक अच्छा मार्गदर्शन देने की आवश्यकता होती है, लेकिन इनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता सही समय पे, तो ये भटक जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है, चुनौती है। अन्य चुनौती जैसे HIV एड्स हो गया या किशोरी माताओं से उच्च मातृ मृत्यु दर, ये सारी कुछ समस्याएं भी सामने आ रही हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है और भारत की जनसंख्या वृद्धि में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेके वर्तमान तक जो 4 प्रवृत्ति अवस्थाएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है वो किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समय अवधि के दौरान होने वाली जो जनसंख्या है उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो बढ़ रही हो चाहे वो घट रही हो, जो भी परिवर्तन हो, ठीक है, उसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, उसी को हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। भारतीय जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, इसे आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो स्थिर वृद्धि की अवधि 1921 से पहले। देखिए 1901 से लेकर 1921 तक, इसे थोड़ा समझिए। 1901 से लेकर 1921 तक की जो अवधि थी इसमें भारत की जनसंख्या की वृद्धि की स्थिर अवस्था इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर जो थी वो बहुत ही निम्न थी, यानी जो जनसंख्या बढ़ रही थी वो बहुत धीमी स्पीड से बढ़ रही थी, ठीक है। यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान जो जनसंख्या थी वो नेगेटिव में चली गई थी, ऋणात्मक हो रही थी। जन्म दर मृत्यु दर जो था इस समय में ज़्यादा थे, क्योंकि इस समय में देखो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, मेडिसिन वगैरह चिकित्सा सुविधाएं इतनी उपलब्ध नहीं थी, ठीक है, तो जन्म भी ज़्यादा होते थे, मृत्यु भी ज़्यादा हो जाती थी। फिर आता है सेकंड 1921 से लेकर 1951 तक। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो बढ़ने लगी, क्योंकि स्वास्थ्य जो सेवाएं थी उसमें वृद्धि हो गई थी, जिस कारण मृत्यु दर जो था उसमें कमी आ गई। इसलिए इस अवधि में मृत्यु को प्रेरित वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि जो सेकंड वाला ये जो स्टेज है 1921 से 1951 तक, यहाँ पे जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा 1951 से लेकर 1981 तक। इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय में विकास कार्य तेजी से हो रहे थे, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हो गई थी, लोगों का लाइफस्टाइल सुधरने लगा था, जो मृत्यु दर थी उसमें ह्रास होने लगा था, कम होने लगी थी, ठीक है, जन्म दर जो थी वो तेजी से बढ़ती हुई देखी गई। तो इस तरीके से इस काल में जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ी, इसीलिए इसको जनसंख्या विस्फोट वाला काल माना जाता है। फिर है 1981 से आज तक। तो 1981 से अगर हम वर्तमान तक देखें तो देश की जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो ऊंची बनी रहती है, परंतु इसमें धीरे धीरे मंद गति से घटने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। विवाह की औसतन आयु, आपको पता है पहले क्या था, कम एज में शादी कर दी जाती थी, लेकिन अब के समय में लोग जागरूक हो रहे हैं तो वो ज़्यादा एज में शादी करते हैं। स्त्रियों की शिक्षा में भी सुधार आ रहा है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कारगर उपाय भी इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि को कम करने में मदद मिल रही है। तो यहाँ तक आपको ये बताना था। अगला क्वेश्चन है कि कोई नगर नगरीय संकुल कब बन जाता है। अब ये नगरीय संकुल क्या होता है, ठीक है, और कब बनता है इसको समझते हैं। देखिए, नगर एवं उसमें संलग्न विस्तार, जब कोई नगर हो और उसमें धीरे धीरे विस्तार होने लग जाए तब ऐसी स्थिति आती है। विस्तार सहित बिना विस्तार के जब 2 या 2 से अधिक नगर मिल जाए, या मान लो कई बार विस्तार होता है या फिर विस्तार ना भी हो तो 2 नगर आपस में मिल जाएं, तब ऐसा हो सकता है। या एक नगर या उससे सटे हुए एक से अधिक नगर, उन नगरों के क्रमिक विस्तार जैसे रेलवे कॉलोनी, विश्वविद्यालय परिसर, पत्तन क्षेत्र, सैनिक छावनी, इन सबको मिला के नगरीय संकुल बन जाता है।
यानी कि एक तरह से सीधा सीधा नगरों में विस्तार जो हो रहा है वो नगरीय संकुल की ओर इशारा कर रहा है। नेक्स्ट है कि भारत की जो ग्रामीण बस्तियां हैं उसको कितने प्रकारों में रखा जा सकता है, और सभी के नाम बताने हैं। देखिए इसमें से कोई 3 के नाम बताने हैं, 3 का वर्णन कर देते हैं। देखिए कई तरह की बस्तियां हैं, जैसे गुच्छित बस्ती हो गई, अर्धगुच्छित हो गई, पल्ली हो गई, एकाकी, ठीक है, ये कुछ बस्तियां हैं। गुच्छित बस्ती की बात करें तो ये जो गुच्छित बस्तियां होती हैं इसमें घरों का समूह जो होता है वो बहुत आसपास होता है। इन गांवों में आवास स्थान, खेत खलिहान, चरागाह क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आयताकार भी हो सकती है, रैखिक भी हो सकती है, इसमें घर जो होंगे आस पास होंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसकी इमेज जो है वो गलती से यहाँ पे लग गई है, तो इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको देखो कितने सारे घर दिख रहे हैं एक साथ। तो इस तरीके की होती है गुच्छित बस्तियाँ। अर्धगुच्छित बस्ती की बात करें तो इसमें ये किसी बड़े गांव में समाज का कोई वर्ग किन्हीं कारणों से मुख्य गांव से अगर दूर रहने लग जाता है तो इस तरह जो अर्धगुच्छित बस्तियों को जन्म होता है। इस तरह की बस्तियां गुजरात राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती हैं, ठीक है, कुछ भागों में पाई जाती हैं। जैसे कि आप इमेज देख रहे हो, एरिया है और यहाँ पे कुछ जगह पे आपको घर दिख रहे हैं, दूर दूर भी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा घर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इस तरीके से पल्ली बस्तियाँ, इस प्रकार की बस्ती जो होती है वो अनेक भागों में बटी होती है, किंतु बस्ती का नाम एक ही होता है। इस बस्ती की इकाइयों को स्थानीय स्तर पर पाना भी कहते हैं, पाड़ा भी कहते हैं, पाली, नगला, ढानी, इन नामों से जानते हैं इसको। ऐसे गांव मध्य एवं निम्न गंगा के जो मैदान क्षेत्र है वहाँ पे छत्तीसगढ़ या फिर हिमालय की जो निचली घाटियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी मिशन के क्या उद्देश्य हैं। स्मार्ट सिटी मिशन जो है इसका उद्देश्य जो था वो शहरों को बढ़ावा देना है और वहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं होती हैं उसको देना, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। फिर क्या है कि आधारभूत जो बेसिक जो सुविधाएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं उसके लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना, कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध करा सके, ये इसका उद्देश्य होता है। इसमें सतत और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है, यानी सबका विकास हो और आने वाली पीढ़ियों का भी विकास हो सके, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करें। अगला क्वेश्चन है कि प्रकार के आधार पर भारतीय नगरों को 6 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत करो। तो देखिए, प्रशासन शहर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, खनन नगर, छावनी नगर, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। प्रशासन क्या होते हैं, ऐसे शहर या नगर होते हैं जहाँ से उच्चतर क्रम में प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं। जैसे दिल्ली आप देखोगे, दिल्ली में क्या है, दिल्ली देश की राजधानी है, प्रशासनिक कार्य जो होते हैं सारे दिल्ली से होते हैं। ऐसे ही पंजाब और हरियाणा के लिए चंडीगढ़ हो जाता है, ठीक है। औद्योगिक नगर की बात करें, ऐसे नगर जहाँ पे उद्योग की प्रधानता होती है, यानी उद्योग ज़्यादा होते हैं, जैसे मुंबई हो गया, सेलम, जमशेदपुर वगैरह। परिवहन नगर, कुछ नगर पत्तन के रूप में आयात और निर्यात में संलग्न होते हैं, जैसे कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम आ जाते हैं। खनन में कौन से हो जाते हैं, जहाँ पे मुख्यतः खनन किया जाता है, रानीगंज, झारिया, डिगबोई, ये हो जाएगा। छावनी नगर में क्या हो जाएगा, जहाँ सेना की छावनी वगैरह होती है, ठीक है, जैसे अम्बाला हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर में देखें तो धार्मिक और सांस्कृतिक नगर में जैसे वाराणसी हो जाएगा, ठीक है, काशी वगैरह हो जाता है, मथुरा हो जाता है, अजमेर इत्यादि। क्वेश्चन है कि बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि में अंतर बताना है, ठीक है, और पुरातन परती आएगा यहाँ पे, पुरातन परती भूमि और निवल बोया क्षेत्र, इसमें आपको अंतर बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बंजर भूमि की। बंजर या व्यर्थ भूमि, ऐसी भूमि जो टेक्नोलॉजी या उपकरणों की मदद से भी कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, यानी कि ऐसी भूमि है जिसमें खेती कर ही नहीं सकते, ऐसी भूमि को हम बंजर भूमि कहते हैं या व्यर्थ भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि बंजर पहाड़ी भूभाग में, मरुस्थल में और खड्ड आदि को कभी भी मतलब हम कृषि योग्य भूमि नहीं बना पाते हैं। तो ऐसी भूमि जिसमें हम खेती कर ही नहीं सकते वो बंजर की कैटेगरी में आ जाती है। सेकंड है हमारा कृषि योग्य भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या उससे ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे ही पड़ती पड़ी हुई है, ठीक है, खाली छोड़ दिया उसको। भूमि में तकनीक का इस्तेमाल करके, सुधार करके उसको हम कृषि योग्य बना सकते हैं, तो ऐसी भूमि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाएगी, ठीक है, यानी कृषि योग्य तो है पर वो व्यर्थ पड़ी हुई है। अगला है पुरातन परती भूमि, यहाँ पे पार्टी की जगह आएगा परती, गलत टाइप हो गया, ठीक है। तो पुरातन परती भूमि की अगर हम बात करें तो ये भूमि कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है। अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में शामिल कर दिया जाता है। फिर आता है हमारा निवल बोया हुआ क्षेत्र। इसमें क्या होता है,
तो निवल बोया क्षेत्र में क्या होता है, ऐसी भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती है और काटी जाती है, इसको हम बोलते हैं निवल बोया हुआ क्षेत्र। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा है जिनकी जो आजीविका है, जो रोजी रोटी है, वो खेती पर ही निर्भर करती है। बताना है आपको। तो देखिए, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों की अपेक्षा कृषि जो है वो पूरी तरीके से भूमि पे आधारित है, भूमि पे निर्भर है। जो भूमिहीनता है, वो भूमिहीनता का ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी से डायरेक्ट संबंध है। जो व्यक्ति गांव में रहता है, उसके पास भूमि नहीं है लेकिन वो खेती करता है, तो वो काफ़ी गरीब है क्योंकि वो किसी दूसरे के खेत में मजदूरी करता होगा। ठीक है, और भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि भूमि की गुणवत्ता, भूमि जितनी ज़्यादा उपजाऊ होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे अच्छी फसलें मिलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का स्वामित्व आर्थिक मूल्य के साथ साथ सामाजिक सम्मान से भी जुड़ा होता है, क्योंकि गांव में क्या होता है, ये देखा जाता है कि भूमि स्वामित्व किसके स्वामित्व में कितनी भूमि है। जिसके पास ज़्यादा भूमि होती है, बहुत ज़्यादा, आर्थिक रूप से तो वो मजबूत होता है, साथ के साथ सामाजिक सम्मान के रूप में भी देखा जाता है। आप देखते हो ना, गाँव वगैरह में जो शादी ब्याह भी होते हैं ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये एक चीज़ मैटर करता है, ये फैक्टर रखा जाता है कि इसके पास कितनी भूमि है। भूमि को सामाजिक सम्मान से जोड़ के भी देखते हैं गांव के जो लोग होते हैं ग्रामीण समाज में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण जो है वो किस प्रकार कृषि की गंभीर समस्याओं में से एक है। आपको कारण और परिणाम बताने हैं। तो देखिए, भूमि संसाधनों का निम्नकरण या जो भू संसाधन है उसका निम्नकरण हो रहा है, उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, तो उसके क्या कारण है। नहर द्वारा ज़्यादा सिंचाई, ठीक है, जिसके कारण जो लवणता है या क्षारीयता है ये बढ़ जाती है। कीटनाशक जो है उसका बहुत ज़्यादा, पेस्टिसाइड वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है फसलों में। पानी का भराव के कारण भी ऐसा हो जाता है। फसलों का हेर फेर करके ना बोना, मान लो सेम फसल को बार 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 बोया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भूमि का उपजाऊपन खत्म होता है। इसीलिए कभी कोई फसल, फिर अगले सीजन में दूसरी फसल, फिर तीसरी फसल, फिर पहली फसल, इस तरीके से मतलब हेर फेर करके उसको बोया जाना चाहिए। ठीक है, कभी दाल उगा दो, कभी कोई और चीज़ उगा दो, इस तरीके से करना चाहिए। परिणाम क्या है कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है वो कम होना और मिट्टी का अपरदन होना, यानी मृदा अपरदन हो रहा है। ठीक है, और मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो भी कम होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करो। तो आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो पहले भारतीय कृषि मुख्यतः जीविकापार्जी थी। पहले जो कृषि होती थी वो किस लिए होती थी, जीविका के लिए, यानी कि लोग अ, अपने जीने के लिए खेती करते थे। जितनी उनको फसल की जरूरत होती थी उतनी वो फसल उगाते थे। इसके अंतर्गत किसान जो है बड़ी मुश्किल से अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए फसलें उगाया करते थे। इस अवधि में सूखा और अकाल जो थी वो आम घटना थी, लोगों को खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज़ादी के बाद सरकार ने खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए, जिसमें व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा, ठीक है, कृषि को बढ़ावा देना, यानी कि खाद्यान्न फसलों पे जोर दिया गया। फिर कृषि गहनता को बढ़ावा दिया गया और कृषि योग्य बंजर और प्रतिभूमि को कृषि भूमि में परिवर्तन करने का प्रयास भी किया गया। केंद्र सरकार ने 1960 में गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को की शुरुआत करी थी। गेहूं और चावल के अधिक उपज देने वाले जो बीज, ऐसे बीज जो ज़्यादा उपज देते हैं, ऐसे बीज भारत में लाए गए। रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाने लगा, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार आने लगा। ठीक है, इससे कि कृषि के क्षेत्र में काफ़ी मतलब परिवर्तन हुआ। और हरित क्रांति में आप जानते ही हो कि कितना ज़्यादा फायदा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुछ राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग के 3 दुष्परिणाम का वर्णन करना है। भौम जल, जो भूमि का जो जल है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, उसका कुछ दुष्परिणाम है वो बताना है। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रदेश जो है, यहाँ पे जो भौम जल संसाधन है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि जल स्तर जो है वो काफ़ी नीचे चला गया है। राजस्थान और महाराष्ट्र में देखें तो अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में जो फ्लोराइड होता है, जो कि हानिकारक होता है, इसकी मात्रा बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ भागों में भी जो फ्लोराइड वगैरह है इसकी मात्रा बढ़ चुकी है। ठीक है, पानी को प्राप्त करने में ज़्यादा ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। जब पानी बहुत नीचे चला जाता है तो ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा बिजली वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। जल संभर प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम कौन से हैं? कोई 4 बताने हैं आपको पॉइंट। तो धरातलीय और भौम जल संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन हो सके, ठीक है, जिससे कि पानी बर्बाद ना हो, और जल, इसी को जल संभर प्रबंधन कहते हैं। इसमें भूमि, जल, पौधे, प्राणी तथा मानव संसाधन के संरक्षण को भी
शामिल कर लिया जाता है। इसका कदम सरकार ने क्या उठाए हैं इसको देखते हैं। हरियाली प्रोग्राम, ये एक कार्यक्रम है। तो हरियाली केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, ठीक है, ये कार्यक्रम है। इस योजना से ग्रामीण जल संरक्षण करके गांव के लेवल पे जल को बचाकर पेयजल की समस्या को दूर करने के साथ साथ वन रोपण, मछली पालन, सिंचाई की सुविधा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। फिर नीरू मीरू कार्यक्रम जो कि आंध्र प्रदेश में चलाया गया, इसका तात्पर्य है जल और आप, ठीक है। इस कार्यक्रम में जो स्थानीय लोग हैं उनको जल संरक्षण की विधि बताई गई कि कैसे हम जल को बचा सकते हैं। फिर अरवारी पानी संसद, राजस्थान का जो जोहड़ है, इसकी खुदाई और रोक बांध बनाकर कैसे जल का प्रबंधन किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, ये बताया गया। तमिलनाडु में सरकार ने सभी घरों में जल संग्रहण संरचना कंपलसरी कर रखा है कि सभी घरों में जल को संग्रह, जो बारिश का पानी आता है उसको कैसे हम बचा सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, ये सब कंपलसरी करा हुआ है ताकि लोग ज़्यादा जागरूक भी हो सकें। उद्देश्य क्या होता है भाई इसका? कृषि और कृषि से संबंधित जो क्रियाकलाप है जैसे उद्यान कृषि, वानिकी, इन सब में विकास हो सकेगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, पर्यावरण ह्रास को रोकना, लोगों के जीवन को ऊंचा उठाना, ये इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा जल संग्रहण, धरातलीय जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन और संरक्षण की विधियां जो है इसको कैसे स्पष्ट करेंगे? तो देखिए, वर्षा जल संग्रहण यानी जो बारिश में जो पानी आता है वो बह जाता है, बर्बाद हो जाता है, कैसे हम उसको सेव कर सकें, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण और उसके लिए जलाशय, झील, तालाब आदि में किया जाता है। राजस्थान की बात करें तो वहाँ वर्षा जल संग्रहण जो है कुंड में या टांका के नाम से जाना जाता है। और जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, ठीक है, पानी उसमें ज़्यादा मिल पाएगा। भूमिगत जो जल स्तर है उसको नीचा होने से रोकेगा। फ्लोराइड्स की मात्रा जो बढ़ जाती है जिससे कि जल दूषित हो जाता है उसको भी कहीं ना कहीं कम करेगा। भारत में जल संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो देखिए, अलवणीय जल जो है उसकी घटती उपलब्धता, मेनली क्या है कि भाई जल जो है ना, वैसे तो पृथ्वी में बहुत सारा जल है लेकिन जो पीने योग्य जल है, जो यूज़ करने योग्य जल है उसकी कमी है। तो ऐसे में जो यूज़ करने वाला जल है उसकी जो उपलब्धता है वो घट रही है, इसलिए हमें जल को संरक्षण करना है, बचाना है। शुद्ध जल की घटती उपलब्धता, जो शुद्ध पानी है वो कम होता जा रहा है, इसलिए हमें उसे बचाना है। जल की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, इसलिए हमें उसे बचाना है। तेज़ी से फैलता हुआ जो प्रदूषण है उससे जल की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है, इसलिए हमें जल को संरक्षण करना जरूरी है। भारत में खनिज असमान रूप से वितरित है, स्पष्ट करना है आपको। तो देखिए, भारत में अधिकांशतः जो धात्विक खनिज है वो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। जैसे कि कोयले का लगभग 97% भाग जो है दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी यहाँ पे पाया जाता है। पेट्रोलियम की अगर हम भंडार की बात करें तो यहाँ में असम, गुजरात, मुंबई वगैरह में पाया जाएगा। नए आरक्षित क्षेत्र में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी बेसिन यहाँ पे पाया जाता है। तो खनिज जो है भारत में असमान रूप से वितरित है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मिल जाता है, ठीक है। खनिज मुख्यतः जो है वो 3 पेटियों में संकेंद्रित है। कहाँ कहाँ पे? एक तो उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में आपको खनिज दिखेगा, दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश में दिखेगा और उत्तर पश्चिमी प्रदेश में दिखेगा। भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है, उसके संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, खनिज जो है समय के साथ समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। खनिज एक ऐसी चीज़ है जो अगर उसका मिसयूज़ होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में हम देखें तो इसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, हजारों लाखों साल लग जाएंगे। तो ऐसे में हमें तुरंत तो मिल नहीं पाएगा खनिज, तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें खनिज का संरक्षण करके रखना है, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार ही हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए ताकि उसका रिसाइकल अगर हो पाए तो उसका रिसाइकल किया जा सके, उसको मल्टीपल यूज़ कर सके, ठीक है। ऐसे हमें उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सतत पोषणीय विकास और आर्थिक विकास के लिए खनिज संरक्षण आवश्यक है। देखिए, क्या है कि खनिज को इस तरीके से भी इस्तेमाल करना है कि उसका सतत पोषणीय विकास यानी कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी वो मिल सके, ठीक है। और संरक्षण की विधियाँ क्या हो सकती है इसके लिए? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग और भूतापीय ऊर्जा, जो कि मतलब अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमको मिलती है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। धात्विक खनिज में छाजन धातु के उपयोग और धातुओं के पुनर्चक्रण पे बल देना चाहिए ताकि धातु का रिसाइकल करके भी यूज़ किया जा सके। ऐसे खनिज जो काफ़ी कम है उनका संरक्षण करना तो बहुत ज़रूरी है। सामरिक और अति अल्प खनिजों के निर्यात को भी घटाना चाहिए, यानी बाहर के देशों को नहीं बेचना चाहिए अगर खनिज हमारे पास पहले से कम है। तो ये कुछ तरीका हो सकता है, सूझबूझ और मित व्ययता यानी कि कम से कम इस्तेमाल करना, ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। भारत में अपरंपरागत ऊर्जा के 5 स्रोतों के नाम बताने हैं। तो देखिए, इसमें आ जाता है हमारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा।
ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो जाते हैं। भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी करनी है। तो देखिए पेट्रोलियम जो है वो मोटर वाहन, रेलवे, वायुयान के अंतर्दहन ईंधन के रूप में एक ऊर्जा का विकल्प है, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है ऊर्जा के रूप में गाड़ियों में। यहाँ दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहक, मोम, साबुन इत्यादि बनाने में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, उसका यूज़ किया जाता है। कच्चा पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है और द्रव और गैस के दोनों अवस्था इसमें पाई जाती है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता था, ठीक है, पाया जाता है। और भारत में 1956 में तेल और प्राकृतिक गैस का आयोग की स्थापना के बाद व्यवस्थित रूप से तेल अन्वेषण और उत्पादन का कार्य शुरू हुआ है। तो ये हमारे देश में पेट्रोलियम संसाधनों के बारे में आपको बताया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में देश के तेल निक्षेप पश्चिमी और पूर्वी तटों पे पाए गए हैं। गुजरात के अंकलेश्वर में, असम में डिगबोई, महाराष्ट्र के अपतटीय क्षेत्र जैसे मुंबई हाई हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाता है। भारत में देखिए जो पेट्रोलियम है ना, मेनली ये बहुत ही कम मात्रा में है। भारत की जो नीड है, जो ज़रूरत है पेट्रोलियम के मामले में, वो भी पूरी नहीं कर सकती इतनी कम मात्रा में। इसीलिए हमें जो अरब देश हैं वहाँ से पेट्रोलियम संसाधन को खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और जो पेट्रोल मिलता है ज़मीन से वो कच्चे माल के रूप में मिलता है, उसको वैसे का वैसा यूज़ नहीं किया जाता, उसको क्या किया जाता है, शोधित किया जाता है, ठीक है। उसको शोधित करने के बाद यूज़ किया जाता है। भारत में क्षेत्र आधारित और बाजार आधारित दो प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं। डिगबोई तेल शोधन कारखाना हो गया, बरौनी बाजार आधारित तेल शोधक कारखाना हो गया। सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उनके कार्यक्रम चलाए गए, उसकी परख करनी है। तो देखिए इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सूखा संभावी यानी जहाँ पे सूखे की संभावना बनी रहती है, इन क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। अधिक श्रम की आवश्यकता वाले सिविल निर्माण कार्यों पर बल देना, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है वहाँ पे इन लोगों को रोजगार दिया जा सके, क्योंकि इन वहाँ पे रोजगार काफ़ी होते हैं और ऐसे लोगों को रोजगार अगर मिल जाता है तो फिर इन पे सूखे का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो कोई व्यक्ति है वो खेती करता है और सूखा पड़ गया तो उसकी तो पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, वो कैसे अपना घर चलाएगा। लेकिन अगर उसको रोजगार मिल जाता है, कोई दूसरा कार्य मिल जाता है तो उसका काम चल जाएगा। तो इसलिए ये जो विकास कार्यक्रम है लाया गया था। इसके अंतर्गत क्या है, सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चरागाह, ये सारे कार्यक्रम शुरू किए गए। गांव में आधारभूत जो अवसंरचना है जैसे बिजली हो गई, सड़क हो गई, बाजार हो गए, ठीक है, इन सेवाओं पे ज़्यादा बल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद करके जाना, पेपर में पूछते हैं। भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए और इसके क्या सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़े। तो ये क्षेत्र विकास योजना जो है ये भरमौर क्षेत्र के निवासियों की जीवन गुणवत्ता को सुधारने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है। और इसमें क्या कदम उठाए गए थे ये देखते हैं। इसमें जो बेसिक जो सुविधाएं होती है जैसे विद्यालय हो गया, अस्पताल हो गया, इसका विकास किया गया। जल, सड़क, संचार और बिजली, इसकी उपलब्धता पे ध्यान दिया गया। कृषि के नए और पर्यावरण अनुकूल तरीकों को प्रोत्साहित किया गया, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो सके। नए नए तरीके लाए गए। पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके लाए गए और लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को ट्रेनिंग दी गई, ठीक है। पशुपालन के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में लोगों को प्रोत्साहित किया गया। ये तो थे, ये कदम उठाए गए थे। क्या इसके प्रभाव पड़े, जनसंख्या में जो साक्षरता दर है वो बढ़ गई, स्त्रियों की साक्षरता दर जो थी वो बढ़ गई। दाल और अन्य जो नकदी फसल है उसके उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिली। जो कुरीति है जैसे बाल विवाह की प्रथा थी, समाज को उससे मुक्ति मिल गई। लिंग अनुपात में यहाँ पे सुधार आया, लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार आया, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ, सभी सुविधाएं बढ़ने लगी। ये भारत में सर्वाधिक प्रभावी व अधुनातन वैयक्तिक संचार प्रणाली कौन सी है। आधुनिक अगर हम देखें, देखिए आज के समय में देखें तो सबसे जो बेहतरीन हमारी संचार प्रणाली में जो चीज़ें जो सबसे आधुनिक है वो हमारा इंटरनेट है, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है इसको देखते हैं। इंटरनेट विभिन्न मदों पर विस्तृत जानकारी जो है हमें आंकड़े सहित उपलब्ध कराता है। किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए इंटरनेट से मिल सकती है और आंकड़े समेत, यानी हमें उसके जो भी डाटा है वो भी हमें मिल जाएगा उससे रिलेटेड। नगरीय क्षेत्रों में इसका जो प्रयोग है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है। ये उपयोगकर्ता को ईमेल के माध्यम से कम लागत में सूचनाओं को भी प्रदान करता है, ठीक है। ईमेल के जरिए कम लागत में सूचना दी जा सकती है। ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए यह अधिकाधिक सबसे ज़्यादा मतलब प्रयोग में लाया जा रहा है आज के टाइम पे। भारतीय कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ और इसकी क्या विशेषता है। तो इसका निर्माण जो था 1998 में हुआ।
विशेषता ये है कि ये रेल मार्ग जो है रोहा महाराष्ट्र को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है, जो कि 760 किलोमीटर से लंबा है। ये रेल मार्ग जो है इसमें 146 नदी धारा और 2000 पुल और 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग भी आती है, ठीक है। और इस परियोजना में कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्य शामिल है। भारत के राष्ट्रीय महामार्गों की किन्हीं 5 विशेषता बतानी है। तो इन मार्गों को केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है और अनुरक्षित किया जाता है, ठीक है। सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो जाती है। इन मार्गों का उपयोग जो है वह अंतर्राज्यीय परिवहन, सामरिक क्षेत्र और रक्षा सामग्री, सेना के आवागमन के लिए किया जाता है। ये मार्ग जो है राज्यों की राजधानी, प्रमुख नगर, महत्वपूर्ण पत्तन और रेलवे जंक्शन को जोड़ता है। ये 2008-9 में इन मार्गों की कुल लंबाई जो थी वो 70,000 से भी ज़्यादा थी, ठीक है। और ये मार्ग देश की कुल सड़कों की लंबाई का 1.67% ये है। और रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? NHAI, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। तो देश में भारतीय रेल सरकार का विशालतम उद्यम है। भारतीय रेल जाल जो है इसकी कुल लंबाई जो है वो 67,956 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, ठीक है। इसका अति विशाल आकार देखें तो केंद्रीकृत रेल प्रबंधन तंत्र पर अत्यधिक इसका दबाव है। हमारी रेलवे इतनी बड़ी है कि इसको 16 मंडलों में विभाजित किया गया है, जिसमें रेल नैरो मीटर गेज वगैरह जो है ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। और भारतीय रेल ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये एक तरह से ये सस्ता साधन भी है। देखिए भारतीय रेल जो है ये सस्ता साधन भी है लंबी दूरी के लिए, ठीक है। साधन के रूप में पाइपलाइनों की महत्ता किन्हीं 5 बिंदु बताने हैं, यानी साधन के रूप में पाइपलाइन के जो महत्व है उसके बारे में बताना है। तो किसी भी प्रकार की जलवायु धरातल पर आसानी से इसको बिछाया जा सकता है। लंबे समय तक उपयोग करने में ये सस्ती पड़ती है। हालांकि शुरू में इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन लंबे समय तक देखें तो बाद में सस्ती पड़ती है। समय की बचत होती है, प्रदूषण नहीं करती है। तरल और गैसीय पदार्थ जो होते हैं उसका परिवहन करने के लिए ये अच्छा साधन है। नेक्स्ट है कि पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं? तो समुद्री पत्तन जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं। राष्ट्रीय बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण योगदान है, यानी हम अपने राष्ट्रीय बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ सकते हैं पत्तन के जरिए, ठीक है। पत्तन जहाज के लिए गोदी, सामान चढ़ाना, सामान उतारना, लादना, भंडारण करना, ये सारी सुविधाएं पत्तन से मिल जाती है। आपको पता है जल जो है वो काफ़ी मतलब जो जल यातायात है, ठीक है, जल यातायात जो है वो सबसे सस्ता परिवहन का साधन हो जाता है। पत्तन अपने पृष्ठ प्रदेशों से वस्तुएं इकट्ठा करने का काम करता है और इन वस्तुओं को अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। मुंबई पत्तन देश का सबसे बड़ा पत्तन है, बताना है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है जहाँ गहरे जल के कारण बड़े बड़े जहाज़ों के लिए सुरक्षित सुविधाएं यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। और ये पत्तन मध्य पूर्व, भूमध्य सागरीय देशों, उत्तर अफ्रीका, उत्तर अमेरिकी, यूरोप के देशों में सामान्य मार्ग के निकट है। ये भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के आयात और निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप का विश्लेषण करना है। तो भारत का जो आयात और निर्यात है इसमें काफ़ी बदलाव हो रहा है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आयात। तो 1950 और 60 के दशक में खाद्यान्नों की गंभीर कमी के कारण भारत जो है वो खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी आयात की प्रमुख वस्तुएं होती थी, ठीक है। भारत में 1970 के दशक में खाद्यान्न के आयात के स्थान पर उर्वरक और पेट्रोल जो होते हैं इसको लिया जाने लगा। फिर मशीन एवं उपकरण, स्टील, खाद्य तेल, रसायन, इनका आयात किया जाने लगा। पेट्रोलियम का तो आयात होता ही है और इसमें वृद्धि भी हुई है। निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य जो होता है वो ज़्यादा अधिक है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के निर्यात संगठन में। तो परंपरागत वस्तुओं का निर्यात, यानी भारत अपनी चीज़ों को बाहर भेजता है, जैसे काजू, दाल वगैरह। पुष्प कृषि, ताजे फल, समुद्री उत्पाद, चीनी इत्यादि चीज़ें के निर्यात में वृद्धि हुई है। और 2016-17 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में देखें तो भारत की कुल निर्यात जो थी वो 73.6% की भागीदारी थी। अयस्क और खनिजों के निर्यात में भी कमी दर्ज की गई है, ठीक है। 1947 के विभाजन से जो नुकसान हुआ था उसके बावजूद भी देश में पत्तन जो है वो वृद्धि कर रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? तो बड़ी हानि होने के बावजूद भी अनेक पत्तनों को विकसित किया। पश्चिम में कांडला, पूर्व में हुगली नदी पर, कोलकाता के पास डायमंड हार्बर, ठीक है। ये
आज भारतीय पत्तन जो है दुनिया भर में देखें तो विशाल मात्रा में घरेलू के साथ साथ विदेशी व्यापार का निपटान कर रहे हैं। अधिकतर पत्तनों को आधुनिक अवसंरचना से यानी कि बिल्कुल मॉडर्न बना दिया गया है। भारतीय पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्तनों के समक्ष बनाने के लिए निजी जो प्राइवेट जो उद्यम है उसको भी आमंत्रित किया जा रहा है कि भाई आओ देखो और इनको बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे बनाओ। आज भारतीय पत्तन की नागिर निपटान की क्षमता जो है वो 1951 में 20 गिलियन टन से 2016 में 837 मिलियन टन से भी ज़्यादा बढ़ गई है। वर्तमान में देखें तो भारत में 12 प्रमुख मेन जो पत्तन है और 200 छोटे मझोले पत्तन भी हैं भारत के अंदर, तो पत्तन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख स्रोत क्या है और हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, धूल, धुआं, जहरीली गैस, दुर्गंध, वाष्प, जब ये चीज़ें वायु में मिल जाए और हमारे सांस के जरिए हमारे शरीर में चली जाए और नुकसान पहुंचाए तो ये वायु प्रदूषण होता है। इसके स्रोत बहुत सारे हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाना, खनन, औद्योगिक ठोस कचरे का निपटान करना। ठीक है, वायु में सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं तो इसकी वजह से भी प्रदूषण होता है। स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, देखिए श्वसन तंत्र खराब होता है, हमें श्वसन तंत्र से रिलेटेड बीमारियां हो जाती है, अस्थमा वगैरह ऐसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या क्यों है। तो तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है इसके लिए सुविधाएं जो हैं वो पर्याप्त नहीं है। ऐसे में अपशिष्ट की जो कूड़ा कचड़ा है उसको निपटान की समस्या बहुत आ रही है। फिर कारखाने से, विद्युत गृह से, भवन निर्माण में बहुत सारी विध्वंस में भारी मात्रा में राख वगैरह निकलती है। ठीक है, मलबा निकलता है जिसका निपटान सही से नहीं हो पाता है। अपशिष्ट कचरे का पूरी तरीके से निपटान नहीं हो पाता है, इसको ऐसे ही कहीं पे भी छोड़ दिया जाता है। कचरा डालने के लिए पर्याप्त स्थान की कमी है, ये भी एक कारण है। लोगों में जागरूकता भी नहीं है, वो रिसाइकिल को नहीं जानते हैं, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। भूमि जो है निम्न होती जा रही है, निम्नीकरण होता जा रहा है, उसमें कमी आती जा रही है। उसका क्या कारण है, तो उसमें बहुत सारे कारण हैं। ज़्यादा सिंचाई करना, ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट पानी में डाल देना, नगरीय अपशिष्ट का नगरों में कूड़ा करकट के रूप में डालना, अम्लीय वर्षा, खनन गतिविधियां, ये सब इसी के कारण है। ठीक है, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याएं क्या है। गंदी बस्तियों में क्या होता है कि लोग पिछड़े इलाकों से आते हैं, गांव वगैरह से आके रोजगार की तलाश में बस जाते हैं, बहुत बेकार स्थिति होती है, खुली हवा नहीं मिलती है वहाँ पे, पीने का साफ पानी नहीं है, शौच टॉयलेट वगैरह की सुविधाएं नहीं है वहाँ पे, लोगों को कम वेतन मिलता है, मजदूरी करते हैं वहीं रहते हैं, वो बहुत बेकार स्थिति में रहते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ये और नशे में लग जाते हैं, चिकित्सा सुविधाओं की कमी होती है। तो ये सारी की सारी गंदी बस्तियों की समस्याएं हैं। भारत सरकार ने किन उद्देश्यों के साथ नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वो आरंभ किया था। तो इसका उद्देश्य था कि शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी, जो औद्योगिक चीज़ें उसमें डाल दी जाती है उसको रोकना, नदियों का विकास करना, नदी के किनारों पर वनीकरण करना। ठीक है, जैव विविधता में वृद्धि करना, नदियों के तल की सफाई करना, नदी को साफ करना, गंगा को साफ करना, ये सब इसके कुछ उद्देश्य थे। तो यहाँ पे अपनी वीडियो खत्म हो जाती है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं, यही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, इन्हें याद करके जाना है।